अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। आज का लेक्चर कॉस्मिक कनेक्शंस पे है जो कि काफ़ी स्पेशल है एज इट इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम एंड बिगिन विद द लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ बिग बैंग, कि बिग बैंग क्या है, वो कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो चार फोर्सेस हैं, जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द वीक फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये कैसे हमारे पास इवॉल्व हुए आफ्टर द बिग बैंग। ठीक है, पहले आप देखेंगे कि ये यूनिफाइड फोर्सेस थे एंड देन फिर वन बाय वन ये एक दूसरे से सेपरेट होते गए। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमने कॉस्मिक एनर्जी की डिस्कवरी कब की और कैसे की, यानी कि हमने इस चीज़ का पता कैसे लगाया कि हाँ वाकई में बिग बैंग जो है वो हुआ था। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और ये कब तक एक्सपेंड करता रहेगा। फिर हम देखेंगे कि मिसिंग मास इन यूनिवर्स, यानी कि क्या हमारे यूनिवर्स में कोई मिसिंग मास मौजूद है या फिर हमारे यूनिवर्स में कोई मिस्टीरियस एनर्जी मौजूद है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स और पर्सपेक्टिव्स अबाउट द बिग बैंग, जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग थ्योरी आती है। तो वन बाय वन इंशाल्लाह हम इन सब इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट फैसिनेटिंग थ्योरी है ऑल साइंसेज में, दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी, जिसके थ्रू हमारा यूनिवर्स जो है क्रिएट हुआ है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। ठीक है, हमारे पास क्या है, इसका एविडेंस भी मौजूद है एक्सपेरिमेंटल, और काफ़ी सारे मतलब एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जो है वो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि हम वाकई में जब हमारे पास यूनिवर्स क्रिएट हो रहा था तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारा यूनिवर्स है वो इरप्ट हुआ था एक इनफाइनाइटली डेंस सिंगुलैरिटी से 10 से 20 मिलियन साल पहले। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक सिंगल डॉट था जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डेंस था, और जब वो इरप्ट हुआ तो हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी जो है वो साथ में रिलीज़ हुई। और इस एनर्जी की रिलीज़ होने के साथ ही हमारे पास चार इंटरेक्शंस जो कि फिज़िक्स में फोर फोर्सेस के नाम से, फोर फंडामेंटल फोर्सेस के नाम से जाना जाते हैं, वो हमारे पास इवॉल्व हुए। वो पहले हमारे पास यूनिफाइड थे, देन वन बाय वन वो एक दूसरे से सेपरेट होते गए। और ये माना जाता है कि जब हमारे पास बिग बैंग हुआ, यानी कि उसके जो फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स थे, तब हमारे पास जितना भी हमारा मैटर था वो एक क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा में मौजूद था। अच्छा, अब ये क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा जो है वो तकरीबन इतने सेकंड्स तक मौजूद था और इसमें सारा का सारा मैटर कंटेंट था। फिर ये जो है क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा जो है ये भी हमारे पास फिर डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, और इससे फिर हमारे पास ये गैलेक्सीज वगैरह की क्रिएशन स्टार्ट हो गई, पार्टिकल्स वगैरह बनना शुरू हो गए, एटम्स बनना शुरू हो गए, मॉलिक्यूल्स बन गए, एंड देन इसी तरह ये आगे तक चलता रहा और प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो क्रिएट हो गई। अब ये जो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा है इसमें हमारे पास क्वार्क्स होते हैं और ग्लूऑन्स होते हैं जो कि इनको जो बेरियोनिक मैटर होता है हमारे पास उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा आपके पास क्या होता है, ये आपके पास वो प्लाज्मा है जिसमें आपके पास क्वार्क्स होते हैं, ग्लूऑन्स होते हैं, और ये हमारे पास बेरियोनिक मैटर को क्रिएट करते हैं। अब हम आते हैं एवोल्यूशन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस की तरफ। तो ये आपके पास क्या है, फोर स्टेप्स में हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कलर्स के साथ भी इसको आपके लिए सेपरेटली शो किया गया है। ये रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू कलर से आपको इसके एवोल्यूशन पीरियड्स जो है वो दिखाए गए हैं। और साथ ही साथ हम टेम्परेचर को भी देखेंगे कि यूनिवर्स का टेम्परेचर स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर क्या था, और फिर उसके बाद हमारे पास किस तरह से ये फोर्स जो है पहले यूनिफाइड थे और फिर ये हमारे पास एक दूसरे से सेपरेट होते गए और फोर फंडामेंटल फोर्सेस की फॉर्म में हमारे पास अब वो मौजूद हैं। तो ये फोर स्टेजेस हमारे पास कौन से हैं, सबसे पहला जो हमारे पास स्टेज है वो तकरीबन 10⁻⁻43 सेकेंड्स पर था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर था यूनिवर्स का वो एक्सट्रीमली हॉट था। इस टेम्परेचर को हम अल्ट्रा हॉट इपॉक के नाम से जानते हैं, और ये टेम्परेचर तकरीबन 10⁻32 केल्विन था। ठीक है, इस टेम्परेचर पर हमारे पास क्या था कि सारी की सारी फोर्सेस हमारे पास यूनिफाइड थी, यानी कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक वीक फोर्सेस जो थी, ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ यूनिफाइड थी, सेपरेटेड नहीं थी। फिर जैसे ही हमारे पास टाइम इवॉल्व हुआ हमारे पास हॉट इपॉक स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर था वो 10⁻29 केल्विन था, और ये टाइम पीरियड जो था ये तकरीबन 10⁻−35 सेकेंड्स का था आफ्टर द बिग बैंग। अब इस टाइम पीरियड में हमारे पास क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो सेपरेट हो गई फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एंड द इलेक्ट्रोवीक फोर्स, और इसी टाइम पीरियड के ऊपर हमारे पास दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की क्रिएशन भी हुई
जो कि हमारे पास क्या है, क्वार्क्स हैं, लिप्टन्स हैं, और इनके एंटी पार्टिकल्स जो है वो भी जनरेट हुए। अब इस टाइम पे जो ये पार्टिकल्स थी, इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई थी, इतनी हाई थी, तकरीबन 10 पावर 16 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा इनकी एनर्जी थी एट दिस टाइम जब ये क्रिएट हुए थे। ठीक है, इसके बाद जब हमारे पास इन पार्टिकल्स की भी क्रिएशन हो गई और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोवीक फोर्सेज जो है एक दूसरे से सेपरेट हो गई, यानी कि अब हमारे पास टू फोर्सेस आ गई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द यूनिफाइड फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया, हमारे पास क्या आया, वार्म इपॉक आया, क्योंकि यूनिवर्स हमारे पास एक्सपेंड कर रहा था, तो साथ साथ उसका टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज होता जा रहा था। तो अब हम इस इपॉक को क्या कहेंगे, इस टाइम पीरियड को हम कहेंगे वार्म इपॉक। और ये जो हमारे पास टाइम पीरियड है 10 पावर -35 सेकेंड्स की बाद का टाइम पीरियड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, 10 पावर -10 सेकेंड्स के ऊपर आपके पास क्या हुआ कि आपका जो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स था वो आपके पास क्या हो गया, सेपरेट हो गया फ्रॉम द इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस, और हमारे पास क्या हो गया, थ्री फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आ गई। कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इलेक्ट्रोवीक फोर्स। कितने सेकंड्स के ऊपर, 10 पावर -10 सेकंड्स के ऊपर। और चूंकि ये वार्म इपॉक था तो अब टेम्परेचर और भी रिड्यूस हो गया। यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 पावर 29 केल्विन टू 10 पावर 15 केल्विन था। ठीक है, इसके बाद ऑफ कोर्स एज आई सेड हमारे पास क्या है, यूनिवर्स जब एक्सपेंड होता गया तो और भी हमारे पास कूल डाउन होता गया, टेम्परेचर में और रिडक्शन हुई। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास ये जो वीक फोर्स थी और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी, पहले यूनिफाइड थी इनटू इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस, अब ये भी सेपरेट हो गई और हमारे पास जो फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो इवॉल्व हो गई। अब इन बिटवीन इसके हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है उनकी भी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, जो कि तकरीबन 10 पावर -3 सेकेंड्स आप कह सकते हो या -2 सेकेंड्स कह सकते हो। इसमें हमारे पास क्या हुए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है उनकी फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद हमारे पास जैसे ही टाइम एक्सटेंड हुआ तो तकरीबन 10 पावर 2 या 10 पावर 3 सेकेंड्स के ऊपर हमारे पास जो है न्यूक्लियाई जो है उनकी फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से आपके पास क्या था कि धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास पार्टिकल्स की भी क्रिएशन होती गई और साथ ही साथ आपके पास जो ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो भी इवॉल्व हुए। ठीक है, कैसे इवॉल्व हुए, पहले यूनिफाइड फोर्सेस थे और फिर हमारे पास ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस हुए, और इनके रीज़न जो है वो ये था कि हमारे पास जो टेम्परेचर था उसमें रिडक्शन हो रहा था, क्योंकि यूनिवर्स हमारा जो है वो एक्सपेंड कर रहा था। और साथ साथ हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स बने थे उस टाइम पे, पहले तो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स बने थे क्वार्क्स एंड लिप्टन्स। इनसे फर्दर हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बन गए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियाई को क्रिएट करते हैं, न्यूक्लियाई बने, और फिर हमारे पास जो है एटम्स वगैरह क्रिएट हुए। तो इस तरह से हमारा जो है मैटर धीरे धीरे क्रिएट होना शुरू हुआ और हमारा यूनिवर्स जो है वो इवॉल्व होता गया। अच्छा, तो बिग बैंग होने के बाद आधे घंटे तक हमारे पास जो है यूनिवर्स में क्या चल रहा था, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस, फ्यूजन रिएक्शंस चल रहे थे। मतलब जिस तरह से आपके पास एक हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करता है ना, तो इस तरह की एक्सप्लोजन आपके पास चलती जा रही थी यूनिवर्स में, और आपके पास क्या क्रिएट हो गए, हीलियम न्यूक्लियाई क्रिएट हो गए। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास 700,000 ईयर्स का टाइम गुजरा बिग बैंग के बाद, हमारे पास क्या हो गया कि यूनिवर्स जो है वो रेडिएशन से डोमिनेट हो गया। अब चूंकि यूनिवर्स जो है वो उसमें रेडिएशन की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या था कि जो हाइड्रोजन एटम्स थी उनकी फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी, कि जाहिर सी बात है हमारे पास रेडिएशन की तादाद ज़्यादा है, तो हमारे पास जो एटम्स होते थे वो हर वक्त आयोनाइज स्टेट में रहते थे, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस की फॉर्म में रहते थे। हमारे पास न्यूट्रल एटम्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। इस टाइम पर हमारे पास जो यूनिवर्स था उसका टेम्परेचर 3000 केल्विन तक रिड्यूस हो चुका था। अब चूंकि मैंने कहा कि यूनिवर्स हमारे पास एक्सपेंड होता गया धीरे धीरे, हमारे पास जब ये फोर्सेस की एवोल्यूशन हो रही थी तो साथ साथ हमारे पास, मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, तो एक्सपेंशन के साथ साथ हमारे पास यूनिवर्स कूल डाउन भी हो रहा था। तो एक टाइम ऐसा आया कि हमारे पास जो रेडिएशंस थी वो नो मोर डोमिनेंट थी, यानी कि वो अब रिसेसिव हो गई थी, इतनी डोमिनेंट नहीं थी कि वो एटम्स की क्रिएशन को प्रिवेंट कर सके। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे वो साथ में बाइंड होना शुरू हो गए, और हमारे पास जो एटम्स हैं उनकी क्रिएशन शुरू हो गई, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है, जो कि 10 पावर 15 सेकेंड्स है ऑलमोस्ट। इस टाइम पे हमारे पास क्या क्रिएट हुए थे, एटम्स क्रिएट हो गए थे। तो इस तरह से हमारे पास जो है यूनिवर्स में मुख्तलिफ एंटिटीज जो है उनकी क्रिएशन हुई थी। अब चूंकि एटम्स क्रिएट हो गए तो यू नो दैट कि एटम से फिर आगे जाके हमारे पास मैटर क्रिएट हुआ। मैटर में फिर हमारे पास यही स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होती गई।
1965 में दो साइंटिस्ट थे, आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट डब्ल्यू विल्सन, जो बेल लेबोरेटरीज में एक सेंसिटिव माइक्रोवेव रिसीवर को टेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक काफ़ी अमेजिंग डिस्कवरी की। ये एक्सीडेंटल थी। असल में जब वो अपने माइक्रोवेव रिसीवर को टेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने एक अननोन माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस को डिटेक्ट किया। उन्हें पहले तो ये लगा कि मे बी रिसीवर जो है वो वार्म अप हो गया हो, गर्म हो गया हो, इस वजह से ये अनवांटेड रेडिएशंस जो है वो डिटेक्ट हो रही हैं, या फिर अराउंड उनके जो डिटेक्टर था, उनका जो रिसीवर था, उसके अराउंड काफ़ी सारे पिजन्स मौजूद थे। तो उनको लगा मे बी कि ये पिजन्स जो है डिस्टर्बेंस काज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन दोनों फैक्टर्स को ख़त्म किया, लेकिन स्टिल उनको वो रेडिएशंस जो है वो रिसीव हो रही थी। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो रिसीवर है उसकी डायरेक्शंस को चेंज किया, यानी कि उसको कभी एक डायरेक्शन में उन्होंने डायरेक्ट किया, कभी दूसरी डायरेक्शन में किया, लेकिन स्टिल जो है इनको वो रेडिएशंस डिटेक्ट हो रही थी, और हर एक डायरेक्शन में इन रेडिएशंस की जो स्ट्रेंथ थी वो सेम थी। तो एंड में इन्होंने रिजल्ट ये निकाला, आर्नो और विल्सन ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये रेडिएशंस का जो सोर्स है वो यूनिवर्स है, यानी कि यूनिवर्स जो है वो इन रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, इसीलिए जो है ये रेडिएशंस हमारे पास हर एक डायरेक्शन में सेम स्ट्रेंथ रख रही है और हमारे पास डिटेक्ट हो रही है। उन रेडिएशंस का इनको जो वेवलेंथ मिल रहा था वो 7.35 सेंटीमीटर का था। ठीक है, और इन्होंने इन इस रेडिएशंस को जो नाम दिया था वो लेफ्ट ओवर ग्लो ऑफ बिग बैंग, इन्होंने इसको कहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि बिग बैंग का जो लेफ्ट ओवर ग्लो रह गया था, ये वो वाली रेडिएशंस है जो कि हमें इस वक्त डिटेक्ट हो रही है। बाद में इन साइंटिस्ट को ये पता चला कि साइंटिफिक वर्ल्ड में इस पे काम चल रहा है। दस इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम तो ऑलरेडी इसको डिस्कवर कर चुके हैं। इन्होंने इन रेडिएशंस का जो टेम्परेचर डिटेक्ट किया था वो तकरीबन 3K था। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि इसका जो सोर्स है वो एक ब्लैक बॉडी है, यानी कि इन्होंने इस यूनिवर्स को एक ब्लैक बॉडी करार दिया कि यूनिवर्स जो है वो इन रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। अच्छा, और ये जो हमारे पास रेडिएशंस का टेम्परेचर 3K आया था, ये हमारे पास कंपैटिबल था विद द बैकग्राउंड रेडिएशंस ऑफ यूनिवर्स एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग, बट दे डिड नॉट कंप्लीटली कंफर्म दैट द रेडिएशंस वर 3K, एज इन्होंने मेजरमेंट्स सिंगल वेवलेंथ भी ली थी। ठीक है, तो ये लोग इस चीज़ को कंप्लीट कंफर्म नहीं कर सके कि ये रेडिएशंस वाकई में वही रेडिएशंस हैं। ठीक है, दस इस पे बाकी साइंटिस्ट ने काफ़ी सारा काम किया और उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की कि ये रेडिएशंस तकरीबन 2.7 के की थी। एज यू कैन सी इन द फिगर, ये जो आपके पास फिगर है इसमें आप देख सकते हैं इन रेडिएशंस की मैग्नीट्यूड को। जो आपके पास ये रेड डॉट है ये पेंजियास एंड विल्सन टेम्परेचर है, बाकी जो आपके पास डॉट्स आपको शो हो रही है बाकी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का काम है। ठीक है, दस जो पेंजियास और विल्सन ने ये काम किया था, जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की थी इन्होंने, इसके ऊपर इन लोगों को 1978 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, the discovery of the cosmic background radiations brought with it a problem, however the radiations was too uniform। तो अब जैसे ही हमारे पास cosmic background radiations जो है वो डिस्कवर हुई, साथ ही उनके साथ एक प्रॉब्लम अराइज हुआ, और वो ये था कि ये रेडिएशंस बहुत ज़्यादा इनको यूनिफॉर्म शो हो रही थी। हालांकि इनको यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए था। साइंटिस्ट बिलीव दैट द स्लाइट फ्लक्चुएशंस इन दिस बैकग्राउंड हैड टू अकर टू एक्ट एज न्यूक्लिएशन साइट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स वी नाउ सी इन द स्काई। यानी कि साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि अगर हमारे पास ये रेडिएशंस बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म होंगी, तो ये जो गैलेक्सीज की फॉर्मेशन है और जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में नज़र आ रही, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इनकी क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। तो इन रेडिएशंस में स्लाइट फ्लक्चुएशंस होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करने के लिए 1989 में नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसको कोबी के नाम से जाना जाता है, और इसको एब्रीवेट करते हैं हम एज कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, जिसको इस डिटेल की स्टडी के लिए भेजा गया। जो कि हमने ये कहा कि हमारे पास रेडिएशन जो है वो टू यूनिफॉर्म थी, तो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए इसको स्पेस में भेजा गया कि क्या वाकई में रेडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है, या फिर जो हम अज्यूम कर रहे हैं या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं, इनमें फ्लक्चुएशंस होनी चाहिए, वो बात सही है। तो 1992 में जॉर्ज स्मूथ जो था, उसने जो हमारे पास कोबी सैटेलाइट की वजह से जो इन लोगों को डेटा कलेक्ट हुआ था, उसके थ्रू इसने ये बताया कि हमारे पास जो ये रेडिएशंस हैं, ये जो बैकग्राउंड रेडिएशंस है, ये परफेक्टली यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि इनमें हमारे पास इरेगुलरिटीज़ मौजूद हैं, जो कि 0.0003 के की टेम्परेचर वेरिएशंस को कोरस्पॉन्ड करती है। यानी कि ये जो हमारी बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं, इनमें तकरीबन 0.0003 की क्या आती है, टेम्परेचर वेरिएशंस आती हैं। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली रेगुलर नहीं है या यूनिफॉर्म नहीं है। इस डिस्कवरी के ऊपर, इस डेटा की प्रेजेंटेशन के ऊपर हमारे पास स्मूथ ने 2006 में नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में हासिल किया। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास फर्दर, चूंकि साइंटिफिक क्यूरोसिटी कभी भी एंड नहीं होती, साइंटिस्ट की क्यूरोसिटी चलती रहती है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक नया प्रोब बनाया, एक नया सैटेलाइट क्रिएट किया, जिसका नाम विल्किंसन माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी प्रोब था। इसको इन्होंने जून 2001 में क्या किया, लॉन्च किया, जिसने हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंसेस इन द कॉस्मोस इन द माइक्रो केल्विन रेंज ऑब्जर्व किए, ठीक है, और हमारे पास डेटा कलेक्ट किया। इसके अलावा अर्थ बेस्ड फैसिलिटीज जो है वो भी मौजूद थी, जिनमें हमारे पास प्रोजेक्ट्स जो इन्वॉल्व थे वो कौन कौन से थे, क्वाड था, क्यूबिक था और साउथ पोल टेलीस्कोप था, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ बेस्ड फैसिलिटीज थी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट जो थे अर्थ बेस्ड थे, यहाँ अर्थ पे बैठ के साइंटिस्ट जो है इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, और इन प्रोजेक्ट्स को यूज करते कौन कौन से, क्वाड है, क्यूबिक है, साउथ पोल टेलीस्कोप है। लेटर ऑन हमारे पास क्या हुआ कि मई 2009 में प्लैंक सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ये स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी विल्किंसन प्रोब से ज़्यादा एफिशिएंट थी और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस को हाई सेंसिटिविटी के साथ मेजर करती गई, ठीक है। अब ये सारी जितनी भी हमें मेजरमेंट्स मिल गई थी, ये हमारे पास थर्मल रेडिएशंस जो हमारे पास 1965 से हम बात करते चले आ रहे हैं कि 2.7 के की थी, उनके साथ ये सारी ऑब्जर्वेशंस कंसिस्टेंट थी। तो ये जो हमने होल स्टोरी स्टडी किया कॉस्मिक टेम्परेचर्स की, ये हमारे पास एक रिमार्केबल एग्जांपल है ऑफ साइंटिफिक वर्क। कैसे रिमार्केबल एग्जांपल है कि हमारे पास देखिए, पहले हमारे पास एक मॉडल बनाया गया, फिर प्रिडिक्शंस दी गई मुख्तलिफ किस्म की, उसके बाद मेजरमेंट्स ली गई, और फिर उन मेजरमेंट्स को टेस्ट किया गया अगेंस्ट द प्रिडिक्शन, कि हमने जो प्रिडिक्शन किया क्या वो ठीक है कि नहीं, उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने टेस्ट किए, यानी कि जो इन्होंने प्रोब्स और सैटेलाइट्स वगैरह भेजी, ठीक है, इनकी मदद से इन्होंने डेटा कलेक्ट किया और एंड में इनको जो है एक फाइनल कंक्लूजन मिला विच वाज वे मोर अप्रोप्रिएट एंड प्रिसाइज कंपेयर टू द प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने जो है इन चीज़ों के ऊपर काम किया कि बिग बैंग के बाद हमारे पास जो रेडिएशंस है, यानी कि जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस है, उनके ऊपर इन्होंने काम किया। ये देखा कि क्या वो वाकई में यूनिफॉर्म है या फिर नहीं, उनमें कुछ इरेगुलरिटीज़ है, और इन्होंने ये देखा कि क्या ये हमारे पास उस टेम्परेचर के साथ कंसिस्टेंट है जो कि बैकग्राउंड रेडिएशंस जो है या बिग बैंग की लेफ्ट ओवर ग्लो का जो हमारे पास टेम्परेचर है उसके साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, चूंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, तो और हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक्स करेंगे, और वो टॉपिक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे कि हमारे पास यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, कब तक एक्सपेंड करेगा, हमारे पास जो मिसिंग मास है यूनिवर्स का वो कहाँ है, या उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है वो हम डिस्कस करेंगे, और मिस्टीरियस एनर्जी के बारे में भी देखेंगे, और बाकी हमारे पास प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स भी रहते हैं, दैट इज स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह रहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।